अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की हत्या के बाद दुनिया भर में बवाल है। इसे सिर्फ एक आपराधिक वारदात नहीं माना जा रहा। हैरानी की बात यह है कि इजरायल ने इसका जिम्मेदार ईरान या फिलिस्तीन को नहीं, बल्कि पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों को ठहराया है। इजरायली सरकार ने सीधे तौर पर ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा के नेताओं पर आतंक को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है और अब इजरायल की इस प्रतिक्रिया ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी आलोचनाओं को और ज्यादा बढ़ा दिया है। दरअसल इजरायल की इस प्रतिक्रिया में शब्दों की तल्खी के साथ वैश्विक कूटनीति में एक नई दरार भी साफ दिख रही है। इजरायली डायस्पोरा मामलों के मंत्री अमिचाई चिकली ने तीखा बयान देते हुए कहा कि ब्रिटेन के कीर स्टर्मर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और कनाडा के मार्क कार्नी ने आतंकी ताकतों को हौसला दिया। चिकली ने कहा कि इन नेताओं की दोहरी नीति और चुप्पी से नफरत को ताकत मिल रही है और अब इसकी कीमत यहूदी खून से चुकाई जा रही है। उन्होंने फ्री फिलिस्तीन जैसे नारों को अब नफरत और यहूदी विरोध की पहचान बताया। दरअसल वॉशिंगटन डीसी में 2 इजरायली दूतावासी कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस वारदात के जो वीडियो सामने आए थे उसमें आरोपी ने गोली चलाते वक्त फ्री फिलिस्तीन का नारा लगाया। इजरायल का कहना है कि यह हमला एक आम घटना नहीं बल्कि सुनियोजित यहूदी विरोधी आतंक का हिस्सा है। इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने मृतक के पिता से बात कर उन्हें बताया कि उनका बेटा सीमा पर लड़ते हुए सैनिक की तरह शहीद हुआ है। ऐसे बढ़ा यहूदियों का विरोध। गिदोन सार ने इसे 7 अक्टूबर के बाद फैल रहे जहरीली यहूदी विरोधी प्रचार का परिणाम बताया। उस दिन हमास के हमले में 1200 से ज्यादा लोगों की मौत और 250 से ज्यादा लोगों के अपहरण के बाद दुनिया भर में इजरायल के खिलाफ भावनाएं भड़क उठी थीं। इजरायल का कहना है कि अब उसके मिशन को निशाना बनाया जा रहा है और ये घटना वैश्विक नेताओं की चुप्पी का खतरनाक नतीजा है। गौरतलब है कि घटना के बाद ब्रिटेन के नेता डेविड लैमी ने इसे एक भयावह यहूदी विरोधी अपराध करार दिया। फ्रांस और कनाडा ने भी इस बात पर चिंता जताई, लेकिन इजरायल इससे संतुष्ट नहीं है। इजरायली मंत्री का कहना है कि केवल बयान देना काफी नहीं है, दुनिया के नेताओं को नैतिक सीमा रेखाएं तय करनी होंगी, क्योंकि चुप्पी और तटस्थता अब हथियारों का साथ देने के बराबर है। हाल ही में ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा के नेताओं ने इजरायल के गाजा में नए हमले को पूरी तरह असंतुलित बताते हुए मानवीय सहायता पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की मांग की थी। बता दें कि उन्होंने इस मामले पर इजरायल को चेताया भी था। उन्होंने कहा कि अगर इजरायल ने रवैया नहीं बदला तो कड़े कदम उठाए जाएंगे। इसी बयान के बाद इजरायल और अधिक आक्रामक हो गया और अब इन देशों पर हिंसा को उकसाने का ठोस आरोप लगा दिया है। बाईस मई 2025 यानी गुरुवार को अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में कुछ ऐसी घटना घटी जिसके बाद इसराइल और अमेरिका में एक बार फिर से गुस्सा साफ दिखाई देने लगा है। दरअसल वाशिंगटन डीसी में यहूदी संग्रहालय के पास हुई गोलीबारी में इसराइली दूतावास के 2 कर्मचारियों की हत्या कर दी गई। इससे दुनिया जहां चौंक गई तो दूसरी तरफ इसराइल साफ तौर पर अब चेतावनी देने लगा है कि जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया उनकी खैर नहीं। खबर है कि हमलावर ने फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए और इसराइल ने इस घटना को आतंकवादी हमला भी करार दिया। लेकिन इस हमले ने एक और बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। क्या इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद अपनी धार खो चुकी है? क्या मोसाद, जिसे सबसे बेहतर एजेंसियों में से एक माना जाता था, वो धीरे धीरे अपनी छवि धूमिल कर रही है? दुनिया की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली राजधानी में 2 इस्राएली अधिकारियों की सरेआम हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल नंबर 1 कि क्या इसराइल की खुफिया एजेंसियों को इस हमले की कोई भनक नहीं थी? सवाल नंबर 2, क्या मोसाद जैसी एजेंसी अमेरिकी धरती पर अपने नागरिकों को सुरक्षित नहीं रख पा रही है? मोसाद इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस इसराइल की प्रमुख खुफिया एजेंसी है। सन 1949 में बनी संस्था में करीब 7,000 से ज्यादा एजेंट्स कार्य करते हैं और इसका सालाना बजट तकरीबन $2.8 बिलियन के आसपास है। मोसाद सीधे इस्राएली प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है और इसके ऑपरेशंस अत्यधिक गोपनीय माने जाते हैं। मोसाद की गिनती दुनिया के सबसे सशक्त खुफिया एजेंसियों में से होती है।
साल 1972 के म्यूनिख ओलंपिक हत्याकांड के बाद 20 साल चला ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड हो, या फिर साल 2020 में ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फख्रजादा की हाईटेक हत्या। मोसाद ने कई बार साबित किया है कि वह कितनी घातक और सटीक है। हालांकि कई बार इसे असफलता भी मिली है, जैसे साल 1997 में जॉर्डन में हमास नेता खालिद मिशाल को जहर देने की कोशिश नाकाम रही और एजेंट पकड़े गए थे। इसके अलावा हाल ही में ईरानी राष्ट्रपति रईसी की मौत के बाद भी सवाल खड़े हुए थे कि क्या उनकी हत्या में इसराइल का हाथ था। इसराइली एजेंसी मोसाद की ख्याति कभी उसकी सटीकता और अजेयता के लिए थी, लेकिन दो बड़े सुरक्षा चूक, एक अमेरिका में और दूसरा पिछले साल साइप्रस में, अब इस छवि पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या मोसाद रणनीति में बदलाव करेगी या सिर्फ ये अस्थायी विफलता होगी। हालांकि अमेरिका में हुई इसराइली दो जो अधिकारियों की मौत थी, उसके बाद से अमेरिका में भी काफी ज्यादा गुस्सा देखा जा रहा है। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे लेकर निंदा की और ये भी बताया कि इस हमले के बाद अब एक्शन होगा। जिन्होंने भी इस हत्याकांड को अंजाम दिया उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। इक्कीस मई की रात अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में एक दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना घटी। एक यहूदी सांस्कृतिक कार्यक्रम के शांतिपूर्ण समापन के बाद जैसे ही लोग बाहर निकल रहे थे, अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। कैपिटल ज्यूइश म्यूजियम के बाहर खून से लथपथ दो लोग जमीन पर पड़े होते हैं। दोनों इस्राएली दूतावास में काम करने वाले युवा कर्मचारी थे। इस हमले ने न सिर्फ अमेरिकी राजधानी को हिला कर रख दिया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आक्रोश और चिंता की लहर दौड़ा दी। पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट की माने तो ये दोनों कर्मचारी एक युवा प्रेमी जोड़ा थे जो जल्द ही सगाई करने वाले थे। उनका सपना था एक नया जीवन शुरू करने का, लेकिन एक उग्र विचारधारा से प्रेरित हमलावर ने उनकी जिंदगियों को बेरहमी से छीन लिया। क्या था हमले का मकसद? गिरफ्तार किए गए संदिग्ध की पहचान इलियास रोड्रिगेज के रूप में हुई है, जो शिकागो इलिनॉय का रहने वाला है और उसकी उम्र 30 साल की है। चश्मदीदों का कहना है कि वो म्यूजियम के बाहर काफी देर तक संदिग्ध तरीके से घूम रहा था। जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ और लोग बाहर निकलने लगे, उसने अचानक नजदीक जाकर दोनों कर्मचारियों पर गोलियां चला दी। गिरफ्तारी के समय वो जोर जोर से फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाने लगा। इससे स्पष्ट है कि हमले के पीछे राजनीतिक या वैचारिक उद्देश्य हो सकता है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो फिलहाल जांच के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। FBI की ज्वाइंट टेररिज्म टास्क फोर्स इस घटना की गहराई से जांच कर रही है। प्रारंभिक रूप से अधिकारियों का मानना है कि ये एक यहूदी विरोधी घृणा अपराध था, जिसे अंग्रेजी में एंटीसेमिटिक हेट क्राइम कहा जाता है, यानी किसी समुदाय के प्रति नफरत या द्वेष से प्रेरित हमला। क्या अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था विफल हुई है? यह हमला वहां हुआ जहां किसी भी तरह की हलचल को सुरक्षा एजेंसियां आमतौर पर तुरंत पहचान लेती है। FBI का फील्ड ऑफिस और अमेरिकी अटॉर्नी का कार्यालय इस म्यूजियम से बस कुछ ही दूरी पर स्थित है। कैपिटल ज्यूइश म्यूजियम, जहां कार्यक्रम हो रहा था, ने हाल ही में सुरक्षा के लिए अमेरिकी सरकार में विशेष अनुदान भी प्राप्त किया। इसके बावजूद इतनी बड़ी घटना हो जाना सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता और व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाता है। क्या इस इलाके में निगरानी में कोई कमी रह गई थी? क्या हमलावर पर पहले से कोई जानकारी थी? इन सभी प्रश्नों की जांच फिलहाल जारी है। पीड़ित कौन था? दोनों पीड़ित इस्राएली नागरिक और दूतावास में कार्यरत थे। वो न केवल सहकर्मी थे, बल्कि जीवन साथी बनने की तैयारी में थे। उनके मित्रों और सहकर्मियों ने बताया कि दोनों बेहद विनम्र, समर्पित और खुशमिजाज थे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जैसे ही वो बाहर निकले, हमलावर ने उन्हें निशाना बनाया। इस हमले ने उनके परिवारों को, इस्राएली समुदाय को और पूरे यहूदी समाज को झकझोर कर रख दिया है। इसराइल के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत डैनी डेनन ने इस हमले को एंटीसेमिटिक आतंकवाद की संज्ञा दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कई वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने इस बर्बर हमले की निंदा की है। उन्होंने इसे अमेरिका के मूल्यों पर हमला बताया और पीड़ितों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब दुनिया के सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले शहरों में भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, तो हम कितने सुरक्षित हैं? क्या वैचारिक नफरत इतनी गहरी हो चुकी है कि अब वो प्यार करने वालों को भी नहीं बख्शती?